नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही महाजंग की। अजरबैजान के एयरफोर्स ने आर्मेनिया के किन शहरों में मिसाइलें दागी हैं? आर्मेनिया ने गांजा में फिर से रॉकेट हमला किया। जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लगातार 16 दिन से जंग जारी है। अजरबैजानी एयरफोर्स ने आर्मेनिया के कई शहरों में रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। अजरबैजानी एयरफोर्स के हमले के बाद आर्मेनिया ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अजरबैजान के गांजा शहर में रॉकेट से हमला किया। रॉकेट हमले में 3 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आर्मेनिया के ताजा हमले में अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचा है। जंग में अजरबैजान की 165 UAV, 16 हेलीकॉप्टर, 17 प्लेन, 510 आर्म्ड व्हीकल और 4 रॉकेट तबाह हो चुके हैं। जबकि 9 सितंबर की रात से हुए हमले में अब तक अजरबैजान के करीब 4719 जवान मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया के हमले पर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने 41 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि वोडनेस में आर्मेनिया के हमले में हमारे 41 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हैं। हमारी सेना भी आर्मेनिया को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनिया पर युद्ध विराम तोड़ने और रिहायशी इलाकों पर हमला करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आर्मेनियाई सेना ने गांजा, मिंगशेवर, गोरानबॉय, अगदम, अगाजेडी, जेब्रियाल के रिहायशी इलाकों में बम और रॉकेट दागे हैं, जिससे कई लोग हताहत हुए हैं। नागोर्नो काराबाख इलाके में अजरबैजान के खिलाफ लड़ रही आर्मेनियाई सैनिकों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो रूस में बनी राइफल और हेलमेट लगाए नजर आ रहे हैं। अजरबैजान ने कहा कि हमारा दावा सही साबित हुआ कि रूस जंग में आर्मेनिया की मदद कर रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में जारी जंग के बीच अर्धसक के राष्ट्रपति अराइक हरूट यूनियन ने कहा कि अगर दोनों देश अर्धसक का कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकालते तो हम आर्मेनिया और अन्य देशों से अर्धसक को अलग देश की मान्यता देने की मांग करेंगे। अजरबैजान के आरोप पर आर्मेनिया ने कहा कि हमने संघर्ष विराम का पालन किया, लेकिन काराबाख की सेना ने रात में हमारे इलाकों में घुसकर उकसावे वाली कार्रवाई की है। हमने अजरबैजान को अपने नागरिकों के शव ले जाने की छूट दी थी, लेकिन उसे फिर रोक दिया गया। UN महासचिव ने अजरबैजान और आर्मेनिया से तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दोनों देश नागोर्नो काराबाख में तुरंत जंग रोकें और बातचीत शुरू करें। गुटेरेस ने अन्य देशों पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग को रोकने में मदद करने की अपील की है। इधर अमेरिका ने इराक में अपना दूतावास बंद करने की धमकी क्यों आखिर दी है? रूस ने किया सियोज 2 रॉकेट लॉन्चर और सियोज MS-17 एयरक्राफ्ट का परीक्षण। चीनी सेना ने कहां पर किया लाइव फायर ड्रिल? आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। इराक में अपने दूतावास पर लगातार हमले से परेशान अमेरिका अपने दूतावास बंद कर सकता है। अमेरिका ने इराक सरकार समर्थित इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स आतंकियों पर कार्रवाई न होने से नाराज है और दूतावास बंद करने पर विचार कर रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया में जारी जंग के बीच रूस ने सियोज 2 रॉकेट लॉन्चर और सियोज MS-17 एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है। रूस ने इन दोनों का परीक्षण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन राकास्मास से किया। चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर टकराव के बीच दोनों ओर से आक्रामक संकेत जारी हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिण चीन सागर पर लाइव फायर ड्रिल्स शुरू कर दी है। फुजियान प्रांत में चीनी सेना लगातार लाइव फायर ड्रिल्स कर रही है। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे कैंपेन से चीनी सरकार बौखला गई है। चीनी सरकार ने टेक फर्म नेटेज पर अपने खिलाफ कमेंट पर जुर्माना लगाया है और 7 दिन के लिए कमेंट करने पर रोक लगा दी है। चीनी सरकार ने कहा कि आपके न्यूज प्लेटफॉर्म पर चलाया गया कंटेंट सरकार के खिलाफ है, इसीलिए कंटेंट फंक्शन को सस्पेंड किया गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के 10 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 80 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी सेना ने नाद अली, मारजाह, नेहराज, सराज और नावा इलाकों में आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी की है। मलेशिया ने समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। MMEA ने मलेशिया के समुद्री सीमा में घुसे चीन के 6 जहाजों को जब्त कर उसमें सवार 60 चीनी मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। ताइवान के नेशनल डे पर भारतीयों के भेजे शुभकामना संदेश पर ताइवान के राष्ट्रपति ने शुक्रिया कहा है। राष्ट्रपति साई इन वेंग ने कहा कि भारत के मेरे दोस्तों, नेशनल डे पर आपके शुभकामना संदेश से अभिभूत हूँ। हम स्वतंत्रता और मानवाधिकारों जैसे हमारे साझा मूल्यों और लोकतांत्रिक जीवन की रक्षा करने पर गर्व कर सकते हैं। नमस्ते।
चीन से धोखा खाने के बाद नेपाल के विदेश मंत्री योगेश भट्टराई ने भारत के राजदूत से बातचीत कर जल्द विमान सेवा शुरू करने की मांग की है। कोरोना की वजह से पिछले 7 महीनों से दोनों देशों के बीच विमान सेवा बंद है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चरमपंथियों ने एक और मंदिर को तोड़ दिया है। चरमपंथियों ने मंदिर के अंदर रखी भगवान राम की मूर्ति को भी नहीं बख्शा। मंदिर तोड़े जाने पर जस्टिस फॉर माइनॉरिटी के प्रवक्ता ने कहा कि राम मंदिर तोड़े जाने के बाद अब सिंध में सिर्फ 20 हिंदू मंदिर बचे हैं। आजादी के बाद सिंध प्रांत में 428 हिंदू मंदिर थे। इधर सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच 7वें दौर की बातचीत आज होगी। भारत ने कहा है कि मई से पहले वाली पोजीशन को बहाल करना होगा चीन को। भारतीय और यूएस नेवी आज यूएसएस के वॉरशिप रोनाल्ड रीगन पर अभ्यास करेगी। चीन पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में आप देखिए। एलएसी पर जारी तनाव के बीच चुशूल में आज दोपहर करीब 12 बजे भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बैठक होने जा रही है। अब तक दोनों देशों के बीच हुई 6 बार की बैठक बेनतीजा रही है। बैठक में दोनों देश अपने सैनिकों को जल्द सीमा से हटाने की दिशा में बातचीत करेंगे। भारत चीन में तनाव कम करने के लिए होने वाली 7वें दौर की बातचीत से पहले ही भारत ने चीन की पेंगोंग लेक से सैनिक हटाने की मांग पूरी तरह से खारिज कर दी। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि उसे एलएसी और पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिक हटाने ही होंगे और मई से पहले जैसी स्थिति बहाल करनी होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर और पुंछ की खाड़ी करमारा में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान ने छोटे हथियारों और आर्टिलरी बंदूकों से फायरिंग की। भारत की ओर से भी सेना ने नापाक सीजफायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय नौसेना आज यूएस नेवी के जहाज यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ अभ्यास करेगी। इस एक्सरसाइज को पेसेक्स का नाम दिया गया है। पेसेक्स आयोजन कोची में होगा। इससे पहले भी इंडियन नेवी यूएसएस निमित्ज और ऑस्ट्रेलियाई और जापानी सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास कर चुकी है। इसके जरिए हिंद महासागर में चीन को घेरने की तैयारी है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की सीमाओं से सटे 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बने 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। ये सभी स्थायी ब्रिज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाकर तैयार किए। कार्यक्रम के दौरान तवांग के नीचिपू सुरंग में फाउंडेशन स्टोन भी रखा जाएगा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले का एक धार्मिक स्कूल इंटेलिजेंस एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया है। 13 छात्रों के आतंकी समूह में शामिल पाए जाने के बाद ये जांच एजेंसियों के स्कैनर पर है। संस्था के छात्रों में सज्जाद भट्ट शामिल है, जो फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले में शामिल था। पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पुंछ सेक्टर में एक पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया। भारतीय सेना का एक्शन एक हफ्ते पहले का बताया जा रहा है, जिसका फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि भारत के जबरदस्त हमले में पाक की पोस्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दावे पर विपक्ष के नेता ने कहा कि चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। जीवन बहादुर शाही ने दावा किया कि उन्हें चीन के अतिक्रमण का पुख्ता सबूत मिला है। उन्होंने बॉर्डर का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे काठमांडू में पार्टी की केंद्रीय समिति के पास भेजा जाएगा। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान की जान को खतरा है और उन पर बेनजीर भुट्टो पर हुए हमले की तर्ज पर हमला हो सकता है। शेख रशीद ने दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर की हत्या का आरोप सेना और मुशर्रफ पर लगा था। TV9 भारत वर्ष की मुहिम का अंतर्राष्ट्रीय असर हुआ। लीबिया में अगवा किए गए सभी 7 भारतीय रिहा किए गए। हाथरस मामले में आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। कहां पर इमारत गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। बीजेपी ने 5 राज्यों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना का आंकड़े 71 लाख को क्रॉस कर गया है। देश की इस वक्त की सभी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 भारत वर्ष में आप देखिए। TV9 भारतवर्ष की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीय रिहा कर दिए गए हैं। 14 सितंबर को भारत लौटते समय आतंकियों ने 7 भारतीयों का अपहरण किया था। रिहाई के बदले आतंकियों ने $20,000 की फिरौती मांगी थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित परिवार भारी सुरक्षा के बीच हाथरस से लखनऊ जा रहा है। लखनऊ में ये परिवार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़े प्रदेश के अधिकारियों को भी तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस केस में पीएफआई लिंक मामले में ईडी के लखनऊ यूनिट मथुरा जेल में बंद पीएफआई सदस्यों से पूछताछ करेगी। हाल ही में हाथरस केस में पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में पहले ही पीएफआई के खिलाफ ECIR यानी केस दर्ज है। हाथरस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी साजिश रची गई। योगी सरकार के खिलाफ फंडिंग के जरिए भारत के बाहर से नफरत भरे ट्वीट्स कराए गए। इसके अलावा सामने आया है कि भारी तादाद में एक समुदाय विशेष के लोगों ने ट्वीट किए हैं।
राजस्थान के करौली के पुजारी हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जमीन विवाद में करौली में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर मार डाला गया था। इस वारदात ने पालघर की याद ताजा कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में डोडा के रहने वाले एक आतंकी को एक पिस्टल और ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक वो ऑनलाइन रेडिकलाइज था और 27 सितंबर 2020 से फरार था। उसे एक पखवाड़े के भीतर गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में एक पुरानी इमारत ढहने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से पुरानी दीवार कमजोर पड़ गई थी। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मणिपुर और ओडिशा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर डॉक्टर गंभीर सिंह को मैदान में उतारा गया। झारखंड की दुमका में डॉक्टर लुइस मरांडी और बेरमो से योगेश्वर महतो को मौका दिया गया है। मणिपुर में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। भारत में कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा 71 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा नए मामले आए, जबकि 813 लोगों की मौत हो गई। देश में अभी 8,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। ठंड करीब आने के साथ ही आखिर क्यों जहरीली हो रही है दिल्ली की हवा? कहां पर मिली रामलीला और दुर्गा पंडालों को मंजूरी? और कहां रिश्तों को शर्मसार करने वाला पहुंचा सलाखों के पीछे? दिल्ली मुंबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। दिल्ली में ठंड की आहट के साथ ही हवा जहरीली भी होनी शुरू हो गई है। राजधानी में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी के डेटा के अनुसार आईटीओ, पचपड़गंज, आरके पुरम और रोहिणी में एयर इंडेक्स क्वालिटी खराब स्तर पर है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी हवा की गुणवत्ता खराब आंकी गई है। दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन 31 अक्टूबर तक मेला, फूड स्टॉल, रैली, एग्जीबिशन या जुलूस की इजाजत नहीं होगी। किसी बंद जगह में इवेंट में पूरी क्षमता के 50% ही लोग होंगे। 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। किसी भी इवेंट के लिए इलाके के डीएम से इजाजत लेना जरूरी होगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ऑड इवन तब लगाया जाता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। अभी हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे वायु प्रदूषण रोका जा सके। अगर वायु प्रदूषण रोकने में सफलता नहीं मिलेगी तो फिर ऑड इवन ही एक रास्ता बचता है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का रोड टैक्स माफ कर दिया है। कैलाश गहलोत ने कहा कि बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी जाएगी, जिससे राजधानी को वायु प्रदूषण के लिए दलदल में घिरने से बचाया जा सके। दिल्ली में सैकड़ों कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचा चुके एम्बुलेंस ड्राइवर आरिफ खान की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। आरिफ शहीद भगत सिंह सेवा दल एनजीओ से जुड़े थे। 6 महीने से घर से दूर रहकर वो पार्किंग एरिया में एम्बुलेंस में ही सो रहे थे और 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। मुंबई में अपनी नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुंबई की एक अदालत ने आरोपी को 15 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी कर कहा कि हम लोग सीबीआई को उन लोगों की लिस्ट सौंप रहे हैं जिन्होंने टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेक स्टोरीज को बढ़ावा दिया और गलत जानकारियां साझा की। उन्होंने इन सभी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की मांग की है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आरे मेट्रो कार शेड को शिफ्ट करने का ऐलान किया है। उद्धव ने कहा कि हमने आरे की 800 एकड़ जमीन को वन भूमि घोषित कर आरे कार शेड को कंज्यूमार्ग शिफ्ट करने का फैसला किया है। हम हमेशा से आरे में कार शेड बनाने के खिलाफ थे और अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना जाए भाड़ में बिरयानी जब मिले मुफ्त बाजार में, पुलिस नदारद रही। बेंगलुरु में मुफ्त की बिरयानी बढ़ती रही। देखते देखते 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। बिरयानी के लिए पर्सनल डिस्टेंसिंग तो टूटी ही, लाखों की जिंदगियां भी दांव पर लग गई। और चलिए बात करते हैं बैटल ऑफ बिहार की। बिहार में जेडीयू उम्मीदवार मंजू वर्मा के बयान के बाद आखिरकार क्यों भड़क गई आरजेडी? लालू के लाल तेज प्रताप कहां से लड़ेंगे चुनाव? बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से किसका नाम हो गया है गायब? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार वर्चुअल सभाओं के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। इन सभाओं के जरिए नीतीश कुमार 35 विधानसभा सीटों पर लोगों से जनसंपर्क करेंगे। आज और कल नीतीश कुमार पहले चरण के लिए प्रचार करेंगे। जेडीयू प्रत्याशी और बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने जातिगत और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक खास जाति के लोग कुकर्म करते हैं। हम कुशवाहा हैं, सम्राट अशोक के पदचिन्हों पर चलते हैं। मामले को लेकर बेगूसराय में पक्ष प्रतिपक्ष के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है।
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस बार हसनपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। कल तेज प्रताप यादव हसनपुर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हसनपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि चुनाव के लिए जनमानस के विश्वास का कर्जदार रहूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और देवेंद्र फडणवीस का नाम भी लिस्ट में है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरे चरण की सीटों के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी ने बेतिया से रेणु देवी, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी और दानापुर से आशा सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला बिहार चुनाव में समन्वय कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को बिहार में चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। उन्होंने गया में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम पूरा हो चुका है। इसी के साथ सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। हर गठबंधन अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव प्रचार का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 28 अक्टूबर को चुनाव होना है। पहले चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार आरजेडी से हैं। वहीं जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट भी ज्यादातर करोड़पति ही हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।